धर्म विजय में सभी का स्वागत है। पिछली बार जब हमने ब्रह्मा के दिन और मल्टीवर्स की बात की थी, तो सच कहूं दिमाग की नसें हिल गई थी। वो एक बहुत ही विराट, एक मैक्रो लेवल की सोच थी। लेकिन आज थोड़ा जमीन पे उतरते हैं, हमारी आपकी ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। हम सब ने बचपन से अपने बड़ों से एक बात जरूर सुनी है, बेटा घोर कलयुग है, अभी तो शुरुआत है, लाखों साल का अंधेरा बाकी है। और ये सुनकर ना एक निराशा सी होती है कि क्या हमारी किस्मत में सिर्फ पतन देखना ही लिखा है। लेकिन दूसरी तरफ आजकल एक नई लहर भी है। लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी अवेकन हो रही है, हम एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा के युग में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये दोनों बातें तो एक साथ सच नहीं हो सकती। हम्म। एक तरफ लाखों साल का अंधेरा, दूसरी तरफ एक सुनहरा भविष्य। इस विरोधाभास का सच क्या है? और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि आज हर उस इंसान का है जो थोड़ा भी जागरूक है। और सच कहूं तो ये आज के समय का सबसे बड़ा पैराडॉक्स भी है। पर आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो शायद इस निराशा को एक नई उम्मीद में बदल दे। जरा सोचिए, क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक बहुत मजबूत खगोलीय और आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार कलयुग खत्म हो चुका है। क्या कलयुग खत्म हो गया? ये तो किसी फिल्म के प्लॉट ट्विस्ट जैसा लग रहा है। मतलब हम बेवजह ही अंधेरे में जीने की आदत डाल रहे थे। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। आगे क्या होने वाला है और हम असल में किस युग में जी रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपको हमारी एक ज्ञानवर्धक चर्चा पसंद आ रही है, तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें, धर्म विचय चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज सोच का नजरिया बदलने वाला है। अच्छा, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कलयुग खत्म हो गया, ये बात मतलब हजम करना थोड़ा मुश्किल है। हमारे घर में जो पंचांग आता है, जो पंडित जी कथा सुनाते हैं, वो सब तो यही कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद कलयुग शुरू हुआ और अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं और लगभग 4,27,000 साल अभी भी बाकी हैं। ये तो एक बहुत ही लंबा और डिप्रेसिंग समय है। हाँ, यही परंपरागत मत है, जिसे ट्रेडिशनल व्यू कहा जाता है। और ये गणना एक खास गणित पर आधारित है। हमारे शास्त्रों में देवताओं के समय का जिक्र है, जिसके अनुसार देवताओं का एक साल हम इंसानों के 360 सालों के बराबर होता है। जब इस 360 के गुणक यानी मल्टीप्लायर को युगों की अवधि से गुणा किया गया, तो कलयुग की अवधि बढ़कर 4,32,000 साल की हो गई। और इसी एक गणना ने पूरी मानवता के मनोविज्ञान पर, मतलब साइकोलॉजी पर गहरा असर डाला है। अगर हमें ये यकीन दिला दिया जाए कि हम लाखों साल तक एक अंधेरी सुरंग में ही रहने वाले हैं, तो कोई नई और बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश ही क्यों करेगा? ये तो एक तरह से इंसान को निष्क्रिय और हताश बनाने वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये विचार ही इंसान की चेतना को सीमित कर देता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 19वीं सदी में एक महान योगी और ज्योतिर्विद हुए, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी। परमहंस योगानंद जी के गुरु। जी हाँ, वही। उन्होंने अपनी किताब द होली साइंस, जिसका हिंदी अनुवाद कैवल्य दर्शनम है, में एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो लंबी चौड़ी गणना है, ये एक बहुत बड़ी गणना की भूल यानी कैलकुलेशन एरर का नतीजा है। एक मिनट, एक कैलकुलेशन एरर? लेकिन क्या ये मानना इतना आसान है कि हजारों सालों तक इतने बड़े बड़े विद्वान, ज्योतिषी और ज्ञानी लोग एक साधारण सी गणित की गलती करते रहे? या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? शायद ज्ञान को जानबूझकर छुपाने की कोशिश, या समय के साथ उसका धीरे धीरे खो जाना? बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई साधारण गणित की गलती नहीं थी, बल्कि ये समझ की भूल थी। युक्तेश्वर जी के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब राजा परीक्षित का समय आया, तो ज्ञान और विज्ञान का धीरे धीरे लोप होने लगा। विद्वान ये भूल गए कि युगों की गणना असल में इंसानी सालों में ही होनी थी, जिसका आधार खगोल विज्ञान था। लेकिन ज्ञान के अभाव में उन्होंने शास्त्रों में लिखे देव वर्ष के पैमाने को इंसानी वर्ष पर लागू कर दिया। बस यहीं से 1200 साल का असली खगोलीय कलयुग फैलकर 4,32,000 साल का पौराणिक कलयुग बन गया। ओह, मतलब एक गलतफहमी ने पूरी मानव सभ्यता के भविष्य को निराशा के अंधेरे में धकेल दिया। तो फिर सही गणित क्या है? युक्तेश्वर जी ने इसे किस आधार पर समझाया? युक्तेश्वर जी ने इसे सिर्फ शास्त्रों पर नहीं, बल्कि ठोस खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी से जोड़ा।
उन्होंने एक अद्भुत बात बताई कि हमारा सूर्य, जैसा हम सोचते हैं, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर नहीं है। हमारा सूर्य भी यात्रा कर रहा है। वो अपने एक जुड़वां तारे यानी डुअल स्टार के साथ मिलकर एक बहुत बड़े ऊर्जा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, जिसे उन्होंने विष्णु नभी या ग्रैंड सेंटर कहा। एक जुड़वा तारा और विष्णु नभी, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। मतलब हमारे सूरज का भी एक जुड़वा भाई है जिसके साथ वो घूम रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं। और ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये ठोस विज्ञान है। आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए थोड़ी लड़खड़ाती है, जिसे प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस कहते हैं। इसी लड़खड़ाहट की वजह से हर 72 साल में तारों की स्थिति 1 डिग्री बदल जाती है। ये एक प्रमाणित खगोलीय घटना है। युक्तेश्वर जी ने इसी खगोलीय चक्र को युगों का असली आधार बताया। अच्छा, तो ये पूरा चक्कर मतलब हमारे सूरज का अपने जुड़वा तारे के साथ उस विष्णु नभी का एक पूरा चक्कर कितने समय का है? ये पूरा चक्कर लगभग 24,000 साल का होता है। अब इस चक्र को एक यात्रा की तरह समझिए। 12,000 साल की यात्रा उस ऊर्जा के केंद्र की ओर, और फिर 12,000 साल की यात्रा उससे दूर। जब हमारा सूर्य और हमारा सौरमंडल उस विराट ऊर्जा केंद्र के सबसे पास होता है, तो मानव चेतना अपने चरम पर होती है। धर्म, ज्ञान, विज्ञान सब शिखर पर होते हैं। वो होता है सतयुग। और जब हमारा सूर्य उस केंद्र से सबसे दूर होता है, तो चेतना अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। अज्ञान, जड़ता और भौतिकवाद का बोलबाला होता है, और वही घोर कलयुग होता है। 24,000 साल, ये 43 लाख साल के मुकाबले बहुत छोटा और ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। ये एक ऐसी संख्या है जिसे हमारा दिमाग समझ सकता है, इतिहास में देख सकता है। तो इस खगोलीय घड़ी के हिसाब से हम अभी कहाँ हैं? क्या हम उस ऊर्जा के केंद्र के पास जा रहे हैं या उससे दूर? और यही आज की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी खबर छिपी है। युक्तेश्वर जी की गणना के अनुसार घोर कलयुग का जो सबसे निचला बिंदु था, वो बहुत पहले बीत चुका है। वो समय लगभग सन 500 ईस्वी का था। उसके बाद 1200 साल का चढ़ता हुआ कलयुग चला, जो सन 1700 ईस्वी में ही खत्म हो चुका है। 1700 में? जी, 1700 में। हम कलयुग से बाहर आ चुके हैं। अब हम द्वापर युग में हैं। और ये कोई साधारण द्वापर नहीं, ये चढ़ता हुआ द्वापर यानी असेंडिंग द्वापर युग है। हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। द्वापर युग, लेकिन वो तो भगवान कृष्ण के समय यानी हजारों साल पहले था। क्या इसका मतलब ये है कि समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, एक पहिया जो ऊपर नीचे होता रहता है? बिल्कुल, ये एक चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये उतरता हुआ क्रम था। और फिर वापस कली, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये चढ़ता हुआ क्रम है। हम अब ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और द्वापर का असल अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऊर्जा का युग यानी एनर्जी एज। अब आप किसी शास्त्र या किताब को मत देखिए, अपनी आंखों से प्रमाण देखिए। सन 1700 तक हजारों सालों से इंसान का जीवन लगभग एक जैसा ही था। सही बात है। रोम के समय भी रथ थे और 16वीं सदी में भी घोड़े ही थे। संदेश भेजने का सबसे तेज तरीका था एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा। विकास की गति लगभग ठहरी हुई सी थी। बिल्कुल। लेकिन 1700 के बाद अचानक क्या हुआ? एक तकनीकी विस्फोट। पहले स्टीम इंजन आया, जिसने औद्योगिक क्रांति ला दी। फिर बिजली की खोज हुई, जिसने रात को दिन में बदल दिया। फिर वैज्ञानिकों ने पदार्थ के सबसे छोटे कण, परमाणु यानी एटम के रहस्य को खोला और जाना कि हर पदार्थ असल में ऊर्जा का ही एक रूप है। E=mc²। हाँ। फिर रेडियो तरंगों की खोज हुई, और अब इंटरनेट, जो पूरी दुनिया को आपकी उंगलियों पर ले आया है। ये तो बिल्कुल सही बैठता है। ये सब संयोग नहीं हो सकता कि पिछले सिर्फ 300 सालों में मानवता ने इतना कुछ बदल दिया जितना पिछले 3000 सालों में नहीं बदला था। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने एक स्विच ऑन कर दिया हो और इंसान अचानक गहरी नींद से जाग गया हो। ये कोई संयोग नहीं है, ये युग परिवर्तन का सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है। और सबसे हैरान करने वाली बात, युक्तेश्वर जी ने अपनी किताब में 1894 में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि द्वापर युग में मनुष्य दूरी का अंत कर देगा, जिसे उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ स्पेस कहा। 1894 में, जब ठीक से टेलीफोन भी नहीं आया था। कमाल है। और आज हम यहाँ बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। भौगोलिक दूरी यानी स्पेस के तो कोई मायने ही नहीं रह गए हैं। एक भारतीय कंपनी अमेरिका में अपना बिजनेस चला रही है। सच में दूरी खत्म हो गई है।
इसका मतलब हम पदार्थ यानी मैटर की स्थूल दुनिया से निकलकर ऊर्जा यानी एनर्जी की सूक्ष्म दुनिया में आ गए हैं। अब बातें तारों से नहीं, तरंगों से होती हैं। ये सिद्धांत तो बहुत ज्यादा तार्किक लगता है। बिल्कुल। तो अगर हम युक्तेश्वर जी के इस खगोलीय सिद्धांत को माने, तो हम अंधेरे से बाहर निकल चुके हैं। हम एक जागने यानी अवेकनिंग की प्रक्रिया में हैं। लेकिन अब वही सवाल वापस आता है जो आपने शुरू में पूछा था। तो क्या वो 4 लाख साल वाला पंचांग पूरी तरह से गलत है? हम अपनी दादी नानी को ये कैसे समझाएं कि जिस कलयुग से वो हमें डराती थी वो तो कब का खत्म हो चुका है? क्या हमें अपने पूर्वजों की सारी बातें भूल जानी चाहिए? नहीं, यहीं पर हमें एक गहरी और समन्वित समझ की जरूरत है। हो सकता है कि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर अपने अपने पैमाने पर सही हों। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प मॉडल सोचा जा सकता है जिसे हम पहिए के भीतर पहिया सिद्धांत कह सकते हैं। पहिए के भीतर पहिया। हाँ, याद है इंसेप्शन फिल्म में सपने के अंदर सपना था? कुछ वैसा ही। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में एक नहीं बल्कि 2 घड़ियां एक साथ चल रही हैं। 2 घड़ियां? पहली है स्थानीय घड़ी, लोकल क्लॉक। ये 24,000 साल वाला हमारे सूरज का चक्कर है जो अपने जुड़वा तारे के साथ विष्णु नभी का चक्कर लगा रहा है। आप इसे दीवार घड़ी की मिनट की सुई मान सकते हैं। ये तेजी से चलती है और इसका असर हम सीधे तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सोच और अपने जीवन में महसूस करते हैं। इसके हिसाब से हम यकीनन द्वापर युग की ऊर्जा में हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। ये हमारी अपनी दुनिया की घड़ी है। और दूसरी घड़ी? दूसरी है गैलेक्टिक क्लॉक। हमारा सूर्य सिर्फ अपने जुड़वा तारे का ही चक्कर नहीं लगा रहा, बल्कि वो पूरे सौरमंडल के साथ हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र का भी एक बहुत लंबा चक्कर लगा रहा है। इस एक चक्कर में करोड़ों साल लगते हैं। ये दीवार घड़ी की घंटे की सुई की तरह है जो बहुत धीरे चलती है और उसका असर बहुत विराट और सूक्ष्म होता है। हो सकता है कि हमारे पुराणों में जिस 4,32,000 साल के कलयुग की बात की गई हो वो उस विराट कॉस्मिक स्केल की गणना हो। वाह, ये व्याख्या तो बहुत ही सुंदर और समाधान करने वाली है। घड़ी के 2 कांटे, इसका मतलब ये हुआ कि बड़े पैमाने पर यानी गैलेक्सी के स्तर पर शायद अभी भी कॉस्मिक सर्दी यानी कलयुग का प्रभाव हो। लेकिन हमारे स्थानीय सौरमंडल में, हमारी अपनी छोटी सी दुनिया में बसंत आ गया है। द्वापर युग की गर्म ऊर्जा हम तक पहुंचने लगी है और हमारे जीवन के लिए तो स्थानीय मौसम ही ज्यादा मायने रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। और हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे चेतना के विकास के लिए ये स्थानीय घड़ी, ये मिनट की सुई ज्यादा मायने रखती है। इसी के प्रभाव से हमें ये टेक्नोलॉजी मिली, ये नई समझ मिली। कलयुग में इंसान डर और आस्था में जीता था। उसे लगता था कि देवता नाराज हो जाएंगे, प्रकृति सजा देगी। लेकिन द्वापर में इंसान खोज यानी क्वेस्ट में जीता है। वो सवाल पूछता है, वो प्रयोग करता है, वो जानना चाहता है कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो संदेश ये है कि हमें उस पुरानी निराशावादी सोच में फंसकर नहीं बैठना है कि घोर कलयुग है, कुछ नहीं हो सकता, बल्कि हमें अपनी ऊर्जा, अपनी फ्रीक्वेंसी को इस नए युग के साथ मिलाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सफलता के लिए सिर्फ कर्मकांड या भक्ति ही काफी नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और ऊर्जा को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी हो गया है। क्या ध्यान और आत्मन्वेषण जैसी चीजें अब पहले से ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं? एकदम सही, आपने मुद्दे की बात पकड़ ली। इस युग की ऊर्जा सूक्ष्म है, ये अंदर काम करती है। इसीलिए आज दुनिया भर में मेडिटेशन, योग, क्वांटम फिजिक्स और चेतना पर इतनी बात हो रही है। समय का पहिया हमारे पक्ष में घूम चुका है। हमें बस इस नई ऊर्जा के साथ बहना है, सीखना है और विकास करना है। ये जानकारी सच में बहुत सशक्त करने वाली है। इसने तो निराशा के बादल ही हटा दिए। लेकिन इन ब्रह्मांडीय घड़ियों की बात तो समझ आ गई, पर इसका असर हमारी छोटी रोजमर्रा की घड़ी यानी हमारे कैलेंडर पर कैसे पड़ता है? मैं जब घर में कैलेंडर देखती हूँ तो वो तो कुछ और ही कहानी कहता है। कभी दिवाली अक्टूबर में आती है तो कभी नवंबर में। ये शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, एकादशी, विक्रम संवत, ये सब क्या है? क्या इन तिथियों का भी इस बड़ी कॉस्मिक ऊर्जा से कोई संबंध है? बिल्कुल, हमारा जो पंचांग है वो कोई साधारण कैलेंडर नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं। ये एक कॉस्मिक जीपीएस है। ये हमें बताता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के हिसाब से ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह हर दिन, हर क्षण कैसा है। ये तिथियां और नक्षत्र असल में हमें ब्रह्मांड के मूड के बारे में बता रहे हैं।
अगले अंक में हम इसी पंचांग के विज्ञान को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि अंग्रेजी कैलेंडर से इतना अलग और ज्यादा वैज्ञानिक क्यों हैं। ये तो बहुत ही रोचक होगा, ताकि अगली बार जब कोई त्योहार आए तो हमें पता हो कि हम उसे उस खास दिन में ही क्यों मना रहे हैं। तो फिर खुद को द्वापर युग का एक जागरूक नागरिक मानिए और अगली ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए तैयार रहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। समय बदल रहा है, आप भी बदलिए। जय महाकाल। जय महाकाल। आज की ये गहरी चर्चा आपको कैसी लगी? क्या आपको भी महसूस होता है कि हम एक नए और ऊर्जावान युग में जी रहे हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज़रूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।